आज आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का जो आपका पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसी टॉपिक में से एक बहुत अच्छा एग्जामिनेशन की दृष्टि से अगर देखे जाए तो बहुत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक जो कि डिस्कस द कोरिलेशन डायग्राम ऑफ D1 D9। दोस्तों, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत सारी बातें बताई है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टोटली एन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, different types of ions and their term symbols and so on. Right now I am going to discuss very important question from this topic, that is discuss the correlation diagram of D1 D9। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं D1 और D9 यानी कि स्कैंडियम प्लस 2 जो है, ये स्कैंडियम प्लस 2 दैट इज़ D1 सिस्टम एंड Cu प्लस 2 दैट इज़ D9 सिस्टम। तो D1 और D9, स्कैंडियम प्लस 2 D1 और कॉपर प्लस 2 एंड कॉपर प्लस 2 इज़ D9 सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम जो है D1 एंड D9, उसमें हमें उन दोनों का कोरिलेशन डायग्राम आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ऐसा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन। सो लिसन दिस क्वेश्चन एंड आंसर एंड माय डिस्कशन। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट द टॉपिक। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन के रूप में मैं आपके सामने रखता हूं। दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस द कोरिलेशन डायग्राम ऑफ D1 D9। तो D1 D9 की सिस्टम मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है स्कैंडियम प्लस 2 दैट इज़ D19 सिस्टम एंड कॉपर प्लस 2 दैट इज़ D9 सिस्टम। तो शुरू करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले कोरिलेशन डायग्राम समझने से पहले या फिर कोरिलेशन डायग्राम जैसे हम डिस्कस करें उसके पहले हमें D1 और D9, D1 एंड D9 सिस्टम का पूरा जो टर्म सिंबल है उसको हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें उन दोनों सिस्टम में कोरिलेशन डायग्राम की थोड़ी क्लैरिटी होगी। तो शुरू करता हूँ दोस्तों। टर्म सिंबल फॉर D1 सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल मैंने D1 के लिए दिया है स्कैंडियम प्लस 2। तो स्कैंडियम प्लस 2 जो है उसका एटॉमिक नंबर इज़ 21, और अगर वो कॉम्प्लेक्स में आयन के फॉर्म में होता है स्कैंडियम प्लस 2 आयन, तो स्कैंडियम प्लस 2 आयन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 में से रिमूव हो गए हैं। तो अब इसके पास 3d ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन 3d1 के रूप में बचा है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्बिटल्स में 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने का प्रयास किया है। 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, 3dxy में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड रिमेनिंग ऑल द ऑर्बिटल्स आर वैकेंट। ओके, तो इन ऑर्बिटल्स में कोई भी कहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो कि 3dxy में एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए L की वैल्यू बनेगी 2। ठीक है, अगर L की वैल्यू हमें 2 मिलती है तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी लेवल है उसका सिंबल मिलेगा D। ठीक है, 0 1 2 SPD। यानी कि ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस की है, तो आशा करता हूँ यहाँ पर आपको सिर्फ उसको रिमेंबर करना है। फॉर L इज इक्वल टू 2 we will have
डी स्टेट एज ग्राउंड स्टेट। ओके, अब इसके बाद हम स्पिन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, तो उसके लिए स्पिन बनेगी 1/2। तो +1/2 उसकी स्पिन बनती है। तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो कि यहाँ टर्म सिंबल का सिंबल है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर, दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। तो उसमें s की वैल्यू हम यहाँ पर डालें तो 2 × 1/2 + 1 दैट विल गिव 2। तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 मिलती है और L = 2 के लिए डी स्टेट मिलती है। तो जाहिर है उसकी ग्राउंड स्टेट जो उसका टर्म सिंबल बनेगा वो डी बनेगा। अब हम उसमें J की वैल्यू डालें तो J आधारित टर्म सिंबल हमें मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं J = L + S to L - S, it will 5/2 to 3/2, राइट। सो यहाँ पर d ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो फॉर लेस देन हाफ अगर है तो उसके लिए J की वैल्यू मिलेगी L - S। तो यहाँ पर हमें 3/2 मिलेगा। तो J के वैल्यू के साथ हमें टर्म सिंबल मिलेगा D 3/2। तो इस तरह से हमें D1 सिस्टम के लिए टर्म सिंबल मिलेगा। अब आई वुड लाइक टू डिस्कस द टर्म सिंबल फॉर D9। D9 के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है Cu+2। दोस्तों कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, यानी कि 4s2 3d9, ठीक है, या फिर 4s1 3d10। अब Cu+2 के बारे में हम देखेंगे। तो Cu+2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए हैं। तो अगर 4s में से 2 या एक 4s में से और एक 3d के अंदर से, तो उसके पास 4s में 0 बचेगा और d में 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो Cu+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s0 3d9। इसको अगर हम ऑर्बिटल में देखें तो 4s के पास 0 है, उसके लिए ml वैल्यू भी 0 है, और 3d ऑर्बिटल में 3dxy में 2, 3dyz में 2, dxz में 2, फिर x² - y² में 2 और dz² में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस तरह से 9 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी फिल्ड इन द 3d ऑर्बिटल। ये दीज आर दी ml वैल्यूज़ फॉर d इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए हमें L = 2 मिलता है कि यहाँ पर भी एक दूसरे की जो इफेक्ट है उसको नाबूद करता है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर 2, दैट मीन्स L = 2। सो डी स्टेट यहाँ पर भी मिलेगी, सेम दैट ऑफ D1 सिस्टम। उसके लिए स्पिन, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए भी हमें 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है उसकी वैल्यू मिलेगी 2, यानी कि यहाँ पर भी D। दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो D1 सिस्टम एंड D9 सिस्टम बोथ आर क्वाइट सेम, क्योंकि D1 सिस्टम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में था, इसलिए D मिलता था, है ना, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है। यहाँ पर D9 है, D9 सिस्टम में d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होने में एक इलेक्ट्रॉन कम यहाँ पर दिख रहे हो आप। तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड उसमें भी था, सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड D9 सिस्टम में भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? D1 सिस्टम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था और D9 सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर जरूर है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने में, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस। ओके, तो दोनों क्वाइट सेम, मगर डिफरेंट उसमें यहाँ पर मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, D1 सिस्टम में लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल थी। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर था। सो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इज D, राइट। अब J के साथ हम टर्म सिंबल डिटरमाइन करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं LS कपलिंग, यानी कि J की वैल्यू में L + S to L - S
5/2 to 3/2 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मोर देन हाफ फील्ड है, जो यहाँ पर फिर से मैंने गलती कर दी, लेस देन हाफ फील्ड नहीं है, यहाँ पर मोर देन हाफ फील्ड है, मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी। फॉर मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल जे वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी क्या, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड है, इसलिए हमें एल प्लस एस लेना पड़ेगा फॉर मोर देन हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। सो इट विल और वैल्यू ऑफ जे इज़ 5/2, राइट। तो अब हम जे की वैल्यू के साथ अगर टर्म सिंबल लिखने का प्रयास करें तो इट विल बी डबलेट डी 5/2। सो दिस इज़ द टर्म सिंबल विथ जे वैल्यू। वहाँ पर डबलेट डी 3/2 मिलता था, यहाँ पर डबलेट डी 5/2। तो इस तरह से हमें D1 एंड D9 सिस्टम में दोनों के लिए टर्म सिंबल विथ जे वैल्यू मिल गया। अब दोस्तों आई वुड लाइक टू डिस्कस द कोरिलेशन डायग्राम ऑफ D1 एंड D9 सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं Sc+2 यानी कि स्कैंडियम+2 एंड कॉपर+2 आयन के लिए कोरिलेशन डायग्राम किस तरह से हम एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों दिस इज़ नथिंग बट द कोरिलेशन डायग्राम ऑफ D1 एंड D9। दिस इज़ द एनर्जी लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी लेवल इस तरफ इस डायरेक्शन में बढ़ता है, जैसे नीचे आते हैं तो एनर्जी कम होती है, ऊपर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, यानी कि ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये भी लोअर, ये हायर एनर्जी स्टेट, दिस वन इज ऑल्सो हायर एनर्जी लेवल स्टेट। अब दोनों के लिए D1 एंड D9 दोनों के लिए स्कैंडियम+2 जैसी और Cu+2 जैसी ये दोनों सिस्टम के लिए हमें ग्राउंड टर्म सिंबल मिलता है डबलेट डी, राइट। तो डबलेट डी, लेकिन हमें जे वैल्यू अलग अलग मिलती है। क्यों अलग अलग मिलती है? क्योंकि D1 में सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेड है और पूरी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमें Cu+2 सिस्टम में D9, तो D9 में ऑर्बिटल में कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल D10 होती है, तो D10 में एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है, यानी कि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेड है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर सेम इन बोथ दिस सिस्टम, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर D1 सिस्टम लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और D9 सिस्टम जो है वो मोर देन हाफ फील्ड है। तो दिस बोथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लेवल फॉर Sc+2 यानी कि स्कैंडियम+2, ये दोनों जो एनर्जी लेवल मैंने बताए हैं यहाँ पर राइट साइड में वो D1 सिस्टम के हैं, लेफ्ट साइड में D9 सिस्टम के हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल डबलेट D 3/2 एंड हायर एनर्जी लेवल डबलेट D 5/2, यानी कि जे की वैल्यू जिसमें कम है वो यहाँ पर लोअर एनर्जी, उसकी एनर्जी बहुत कम है, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल है ना। और हायर एनर्जी लेवल पे कौन है? जिसमें जे की वैल्यू ज़्यादा है, L+S वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देखें तो D9 सिस्टम में डबलेट D 5/2 यहाँ पर है और डबलेट D 3/2 हायर एनर्जी लेवल पे है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर+2 आयन यानी कि D9 सिस्टम में J इज इक्वल टू L+S, यानी कि L+S वैल्यू, यानी कि J की ज़्यादा वैल्यू थी, J की हायर वैल्यू वाली जो टर्म सिंबल थी वो यहाँ पर आएगी लोअर एनर्जी में, और जिसमें J की वैल्यू कम थी उसकी एनर्जी ज़्यादा है। और बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर D1 सिस्टम में J की लोएस्ट वैल्यू जो थी L-S, उसकी एनर्जी बहुत कम है एंड J की हायर एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी वाला J वैल्यू था वो यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल पे हमने पॉइंट आउट किया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि दोस्तों कोई भी सिस्टम मोर स्टेबल कैसे बनती है, जो ज़्यादा स्टेबल एनर्जी लेवल कौन सा बनता है, तो ज़्यादा स्टेबल सिस्टम वो होती है जिसमें J की वैल्यू
जे की वैल्यू इस तरह से हम बताएं, किस तरह से कि अगर जे की वैल्यू यहाँ पर 3/2 क्यों ली हमने, क्योंकि ये D1 सिस्टम है, जो d ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड वाली थी उसमें जे की वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमने पसंद करी है। तो J इज इक्वल टू L माइनस एस इज मोर स्टेबल फॉर लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसलिए यहाँ पर डबलेट D 3/2 नीचे आती है लोअर एनर्जी लेवल पे, और J की वैल्यू हाईएस्ट जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे आती है। लेकिन इन केस ऑफ D9 सिस्टम, क्योंकि D9 सिस्टम में ऑर्बिटल D ऑर्बिटल इज filled more than half filled, d orbital you will find out, you can see that more than half filled d orbital in case of D9. so for more than half filled orbital J की वैल्यू L प्लस एस जो हम लेंगे वो कम से कम एनर्जी वाली होगी, यानी कि लोएस्ट एनर्जी लेवल पे होगी। So lowest energy will be produced for J is equal to L plus S in case of more than half filled orbitals. तो यहाँ पर D9 का जो सिस्टम है उसमें J की वैल्यू L प्लस एस लेते हैं तो हमें बहुत कम एनर्जी यानी कि लोएस्ट एनर्जी वाली स्टेट यहाँ पर मिलती है, और जहाँ पर लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती है उसके लिए J की वैल्यू L माइनस एस लेंगे, तब जाके ये दोनों सिस्टम बहुत स्टेबल मिलेगी। इसलिए यहाँ पर कोरिलेशन डायग्राम में स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से डबलेट डी में से D9 सिस्टम एंड D1 सिस्टम, D1 सिस्टम की जो डबलेट डी की जो स्प्लिटिंग है या फिर कोरिलेशन डायग्राम दैट इज़ क्वाइट ऑपोजिट देन द सिस्टम D9, इस तरह से हम बहुत अच्छे से सरल लैंग्वेज में डिस्कस भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आई हैव ऑलरेडी tried my best to explain correlation diagram of D1 and D9 या फिर scandium +2 and copper +2. So if you are asked a question to discuss the correlation diagram for D1 and D9 system then you can answer very easily. या फिर अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों D1 सिस्टम में कोरिलेशन डायग्राम इज क्वाइट ऑपोजिट दैन द D9, वाई, क्योंकि दोनों सिस्टम एक जैसी लगती है, दोनों में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी दोनों का कोरिलेशन डायग्राम क्वाइट ऑपोजिट क्यों है। तो इसका आंसर आप बहुत अच्छी तरह से बहुत आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने बहुत सरल भाषा में ये कोरिलेशन डायग्राम और D1 एंड D9 सिस्टम एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ MSc सेमेस्टर 2 के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो और ये क्वेश्चन और ये मेरा डिस्कशन बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो उसको ज़रूर बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए और आपके सभी ग्रुप्स में उसको शेयर करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर बार नोटिफाई हो सके जब भी मेरा नया वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।